हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और मैं आज के क्लास में जो आप लोगों का ये चल रहा है, क्या चल रहा है, कवियों का परिचय का जो क्लासेस चल रहे हैं, उसमें आज का जो क्लास है वो आपका कवि रत्न शारदा प्रसाद, ठीक है, शारदा प्रसाद शर्मा, इस तरह से लिखा हुआ रहता है, शारदा प्रसाद शर्मा होगा। तो इनका जितना भी डिटेल्स है उसको हम आज के वीडियो में आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा, यहाँ पर शर्मा छूट गया, हम देख रहे हैं, था इसको हम शर्मा लिख देते हैं, शर्मा। अंग्रेजी होना हो गया, हिंदी कर देते हैं यार, इसमें क्या है, शर्मा, शर्मा, ठीक है। तो अब इनके बारे में जो है मेन चीज, कि इनके पूर्वज जो है ना वो सहीजना ग्राम के निवासी थे। सहीजना ग्राम कहाँ पड़ता है, आपका गुमला, गुमला में जो है सहीजना गांव। सहीजना गांव के बारे में आप लोग जानते हैं, सहीजना कुराम्बे वासुदेव पिछला सिलेबस में आपको पढ़ाया गया था। उसमें सहीजना नगरे ऐसे करके, धरती पर परे ऐसे करके एक कविता थी, ठीक है। कोई गोपाल शरण लोहार या ऐसे करके उसके रचनाकार थे। तो सहीजना ग्राम का वर्णन है, इसके बारे में भी कुछ जान लीजिए। देखिए ये सब, किसी भी चीज को पढ़िए ना तो अच्छा से पढ़िए, ठीक है। आप लोग ये सोच के मत पढ़िए कि पीडीएफ मिल जाए, एमसीक्यू मार लेंगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा। आप लोग शायद अच्छा से रीड नहीं करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं। कोई भी आप लोग बुक खरीद रहे हैं ना तो उसके एमसीक्यू से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप लोग वीडियोस देख के क्लासेस के साथ अपने ब्रेन को डेवलप कीजिए, ट्रेंड कीजिए, ठीक है। जितना हो सकता है नॉलेज को एक्वायर कीजिए, तब जाके आप लोग एक सही मतलब कि निर्णय ले पाइएगा 2 घंटों में। जो एग्जामिनेशन होगा ना, एग्जामिनेशन हॉल होगा ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चंस आएंगे तो सिर्फ 4 ऑप्शन रहेगा, गलत मतलब माइनस, खत्म, ठीक है। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अपने आप को ब्रॉड माइंडेड बनाइए। रट्टा मार के जाइएगा नहीं होगा। और जो एमसीक्यू या पीडीएफ आप देख रहे हैं, पिछला कई सालों का एग्जाम्पल आप लोग उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन उससे नहीं आते हैं भाई। हम लोग बस आप लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। टीचर हो गया, कोचिंग हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, आप लोग को तैयार करवाते हैं। कोई भी अगर ये बोलता है ना कि हम जो पढ़ाएं उसी से क्वेश्चन आ रहा है तो वो मूर्ख आदमी है। एकदम क्लियरली बोल रहे हूँ, मूर्ख आदमी है। क्वेश्चन क्योंकि कोई पढ़ा रहा है उसी से आ जाए, ये बस लक की बात होती है। कोई भी शिक्षक है, जो कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेंड करते हैं, तैयार करते हैं कि देखो भैया इस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन आता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए सहीजना ग्राम के बारे में बतला दे रहे हैं। आप लोगों को 2 वंश के बारे में जानना होगा, क्या, एक रक्सेल वंश और एक नाग वंश। तो रक्सेल वंश का जो राजा थे वो यही सहीजना ग्राम में आए थे आक्रमण करने। तो उस समय के जो नागवंशी राजा थे भीमकर्ण, उससे भयंकर युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उससे जब युद्ध हुआ था तो बरवा का युद्ध उसको कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा युद्ध फिर हुआ, फिर उन लोग अपना मतलब कि तो पहला युद्ध में नागवंशी लोग जीत गए, रक्सेल को भगा दिए, पलामू सरगुजा भाग गए। उसके बाद फिर से उन लोग संगठित होकर 12,000 या 1,500 जितना भी होगा घोड़ा के साथ फिर आया, ठीक है। तो दूसरा बार फिर जो लड़ाई हुआ ना, वही सहीजना और कोराम्बे का क्षेत्र में लड़ाई हुआ था। तो उसी को कहते हैं हल्दी घाटी का लड़ाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 में, झारखंड का जो पेपर है ना, अभी आपका जो एग्जाम होगा ना, उसका पेपर 3 में क्वेश्चन हो सकता है कि झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहते हैं, तो कोराम्बे को कहते हैं, ठीक है। कोराम्बे सहीजना का क्षेत्र को कहते हैं। तो यहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति लेके वो आया था ना। तो देखिए पहले के समय यही होता था कि मंदिर को तोड़ दो आस्था टूट जाएगा, ठीक है, मंदिर को तोड़ो तो आस्था टूटेगा। इसी तरह के उद्देश्य से एक दूसरे पे लोग आक्रमण किया करते थे, ठीक है। तो भगवान विष्णु की मूर्ति रक्सेल वंश वाले लोग यहाँ पर लेके आए थे। कुराम्बे का अभी जो आप लोग भगवान विष्णु की झारखंड में एकमात्र जो मूर्ति है ना, कोराम्बे वासुदेव की कोराम्बे में, वो रक्सेल वंश वाले लोग लेके आए थे, ठीक है। हाथी में लेके आए थे, लेकिन अब हार के भाग गए तो वही भगवान की जो मूर्ति है वो गिर गई थी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज,
अब एक चीज और जो यहाँ के लोग बोलते हैं कि रक्सेल वंश का शुरुआत कैसे हुआ था, जैसे बोलते हैं लोग, उसी को हम आपको सामने रख रहे हैं। आपके सामने इसीलिए रखा जाता है ना, ताकि थोड़ा चीज इंटरेस्टिंग हो, कहानी के माध्यम से रहेगा तो दिमाग में रहेगा। महाभारत हम लोग सबको जानते हैं, महाभारत में भीमसेन थे, भीम महाबली योद्धा भीम। तो भीम का बेटा का नाम था घटोत्कच। तो उसी घटोत्कच का जो पुत्र हुए ना, तो उसी से है वंश का शुरुआत हुआ था। तो वही है वंश जो है, उससे रक्सेल वंश का शुरुआत हुआ। इस तरह से लोग बोलते हैं, हम जो सुने हैं आपके सामने रख दिए। अगर सही है तो आप लोग सबको बोलिएगा हाँ भाई सही है, और लगता है कि गलत है तो आप लोग सजेस्ट कर दीजिए कि क्या गलत है। हम लेकिन जिस तरह से सुने या जो जानकारी मिला है उसके अकॉर्डिंग यही पता चला है कि भीम का बेटा थे घटोत्कच। घटोत्कच का जो वंश जो बढ़ा आगे की ओर, वही है वंश कहलाया। उसी है वंश का एक पार्ट था रक्सेल वंश, जो झारखंड का सरगुजा पलामू का इलाका में था। वही लोग जब युद्ध करने आया था नागवंशी लोग से, तो पहला युद्ध हुआ था भीमकर्ण के साथ। दूसरा युद्ध भी फिर हुआ, लेकिन वो किसके साथ हुआ हमको पता नहीं है ठीक से, लेकिन उस दूसरे युद्ध को ही कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध कहां पर हुआ था? कोराम्बे में हुआ था। ये सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब आ जाते हैं कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा का। इनका पूर्वज कौन थे? सहजना ग्राम के निवासी थे। दृगपाल राम देवघरिया के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, वो कवि रत्न शारदा प्रसाद के पूर्वज थे। ठीक है, मतलब कि कविता, गीत नागपुरी का, हिंदी का, बंगला का, संस्कृत का इनको विरासत में मिला। ठीक है, तो इनका पूरा परिवार वाले लोग जो है ना, सब गीत उत में होता है ना भाई कि जीने हैं भाई कि हाँ गीत कविता करने का, तो वही था। इनका उपनाम है रश्मि। ठीक है, बहुत सारे लोग आप लोग बोल देते हैं कवि रत्न। कवि रत्न उपाधि है। बहुत सारे लोग आपको इस तरह से पढ़ा दिए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक में क्वेश्चन भी आ गया है। उपनाम, कवि रत्न उपनाम से किसको जाना है? कवि रत्न कोई उपनाम नहीं होता है। अगर विद्यापीठ से जो उपाधि मिलती है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर लोग सही से जानकारी रखे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो उन लोगों को जानकारी होगी कि कवि रत्न एक तरह की उपाधि होती है। कवि रत्न शारदा प्रसाद का नाम रश्मि है, कहे कि बहुत सारे कविताओं में ये अपना रश्मि नाम से कविता लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है। इनको गीत की रचना जो है ना पुरखों से विरासत में मिली। इनका पूरा परिवार भी नागपुरी गीत कविता में मगन रहता था। ठीक है, इनका परिवार में हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं अभी। नागपुरी का संगोष्ठी हुआ था। बीपी केसरी लिखते हैं अपने पुस्तक में कि नागपुरी का एक संगोष्ठी हुआ था। कहां हुआ था? सिमडेगा में। तो बीपी केसरी सब तो रांची से गए थे सिमडेगा, तो गुमला होते हुए गए थे। अब कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा जो है वो गुमला के निवासी थे। तो उस समय कौन कौन गए थे नागपुरी संगोष्ठी में, वो भी मैं बतला देता हूँ। क्षितिज कुमार राय थे, बीपी केसरी थे, नईमुद्दीन मिर्दाहा थे। ठीक है, आपका कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा थे। उसके बाद आपका क्या नाम था उनका? शरद चंद्र राय थे। ठीक है, तो ये सारे लोग जब गए नागपुरी संगोष्ठी सिमडेगा में हो गया, तो वापस जब लौट रहे थे ना, तो यही शारदा प्रसाद शर्मा बोले कि आइए एक दिन मेरे यहाँ रुकिए। ठीक है, तो इन लोग सबको रुक गए उसी दिन। ठीक है, तो उसी बात का जिक्र जो है ना बीपी केसरी अपनी बुक में किए हैं और बतलाते हैं कि ये क्या, इनका परिवार की जो धंगरीन और दाई भी थी ना, जिसका नाम कलावती था, वो भी गाना गाने में महारत। ठीक है, माने गीत में, नागपुरी गीत में उसको भी महारत है। तो ये बात को बीपी केसरी अपनी बुक में लिखे हैं, और उसी बुक से यहाँ पर छोटी बेटी द्वारा जो गीत गाया गया है ना, इनका छोटी बेटी जो है जिसका नाम है सविता, उसके द्वारा जो गीत गाया गया। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या कि ये सब कोई लोग मिल गए वहां पर। गुमले के रहने वाले थे सही में उपेंद्र पाल नाहन। तो बीपी केसरी अपनी कविता अपने बुक में लिखते हैं कि क्षितिज कुमार राय, नवीन मिर्दाहा, आपका ये शारदा प्रसाद शर्मा के घर में रुके सारे लोग। तो अब सारे लोग रिजवार लोग, मतलब कि गीत कविताकार लोग एक जगह मिलेंगे तो महफिल तो जमाइए देंगे। तो उनके घर में भी इनकी जो छोटी बेटी थी वो भी ये वाला गाना गा के सुनाई। तो ये गाना हम लोग ना बचपन से गाए हैं, तो मुझे लगा कि ये चीज थोड़ा सा रख देते हैं आपके सामने, तो थोड़ा मनोरंजक भी हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा, आप लोग को याद करने में भी अच्छा रहेगा। तो जैसे इनकी बेटी है नई गाना गाई, सातों बहनियां सातों कुमार जे, हाय रे दैया सातों मिली पानी भरे जाए। तो इसको हम गा के सुना दे रहे हैं आपको। ठीक है, कि सातों बहनियां
सातो कंवार जे सातो बहिनिया, सातो कंवार, हाय रे दैया सातो मिली पानी भरे जाए रे, हाय रे दैया सातो मिली पानी भरे जाए रे, सातो जो भोरल छवो अलगाए रे, सातो जो भोरल छवो अलगाए, हाय रे दैया छोटकी सांवरो पछुआए रे, हाय रे दैया छोटकी सांवरो पछुआए रे। तो ये गाना वो गा के सुनाई तो सब मंत्रमुग्ध हो गए कि वाह भाई, इनके घर की छोटी बच्ची भी है वो ऐसा गाना गाती है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ज्यादातर जो लोक कथा ही सब सुने हैं ना, तो 7 भाई 1 बहन, ठीक है, एक राजा कर 7 गो बेटी मन रहे हैं, 7 अप्सरा मन रहे हैं, इस तरह का कहानी लोक कथा बहुत चलता है। तो उसी तरह का गीत भी है, जैसे कि 7 बहनियां वाला है, तो अब यही 7 बहन का ना शादी हो जाता है। इसका आगे का अब हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यही 7 बहन का शादी हो जाता है एक एक घर में। ठीक है, तो ये बहन लोग सब बन जाती है गोतनी। ठीक है, तो उसके लिए भी गाना, उसके लिए फिर गाना हम लोग गाते हैं, ऐसे गाते हैं कैसे, 7 गोतनी मिली काने नहाय रे, 7 गोतनी मिली काने नहाय, हाय रे दैया, मतलब देखिए यहाँ पर हाय रे दैया बोला जा रहा है ना, तो हम लोग इस तरह से बोलते थे कि हरे रामा हरे कृष्णा नदी ने नहाय रे, हरे रामा हरे कृष्णा नदी ने नहाय रे। तो इस तरह से गीत है। ठीक है, तो आप लोग भी जब गीत पढ़ रहे हैं, रचनाकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग में पढ़िए, मजा भी आएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट में आते हैं। ठीक है, नागपुरी गीत में कुंवार बिंब, कुंवार बिंब का मतलब क्या होता है, काव्य का इमेज, मतलब कि कोई भी चीज को, जैसे कि इनका विप्लवी महान करके है, तो विप्लवी महान में ना ठाकुर विश्वनाथ जो सहदेव हैं 1857 की क्रांति का जो बिगुल फूके थे ना, उसको अपने गीत के माध्यम से विप्लवी महान में बतलाए हैं। कौन, शारदा प्रसाद शर्मा। तो उसको ऐसा गाए हैं, ऐसा गीत की रचना की कि लगता है कि ठाकुर विश्वनाथ सही सही में खड़े होकर बोल रहे हैं कि भाई उठो और चलो, अंग्रेज लोग को भगाओ यहां से, ऐसे मतलब बोल रहे हैं। तो उस तरह का जो इमेज बना देता है ना, तो उसी को कहते हैं बिंब, या फिर उसी को कहते हैं काव्य इमेज। अच्छा, अब कुंवार बिंब का मतलब ये होता है कि ज्यादातर उस तरह के गाने जिसमें कि कोई, मतलब कि एक लड़का गा रहा है किसी लड़की के लिए, कोई लड़की गा रही है किसी लड़का के लिए, अकेलापन है, तो इस तरह का जो गीत होता है ना, जैसे कि बूढ़ा हो गया कोई, ठीक है, किसी का वेट करते करते बूढ़ा हो गया, तो अकेले वो गीत गा रहा है, ठीक है, उसका भी अभी हम बताएंगे आगे स्लाइड में, इसको हम दिए हैं, तो उसको कहते हैं कुंवार बिंब। इसीलिए आप देखिएगा ज्यादातर किताब में इस तरह से लिखा हुआ है कि नागपुरी गीत में कुंवार बिंब का रचना इनका ज्यादा मिलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म अब कहां हुआ है, तो डूमरडी गुमला, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। डूमरडी गुमला में इनका जन्म हुआ। ठीक है, कौन सा तिथि में, तो 5 नवंबर 1927 ईस्वी में। तो ये 5 नवंबर 1927 ईस्वी है, उसके बाद फिर 1984 हम क्या लिख दिए हैं, बताते हैं, सब कुछ बता रहे हैं। 5 नवंबर 1927 ईस्वी जो है ना, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर, हम लोग जो अंग्रेजी कैलेंडर है, अभी जो आप अपना मोबाइल में या जो जिम भी देखते हैं ना कि जून आ गया, जुलाई आ गया, इसको कहते हैं हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, वो शक संवत को फॉलो करता है। कोई भी राजपत्र, कोई भी पीआईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या फिर किसी भी स्टेट का हो, तो वो शक संवत को फॉलो करता है। फिर उसके बाद नीचे फिर अंग्रेजी कैलेंडर का भी नाम देता है। तो इनका जो जन्म हुआ था ना कि 5 नवंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। और हिंदी में अगर कहे कि दोनों किस्म से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी में संवत 1984 को इनका जन्म हुआ था। शक संवत में अभी जो डेट है ना, उसमें 57 साल घटा दीजिए, ठीक है, तो आपको मतलब कि ये आ जाएगा, जैसे कि ये 1984 है ना, इसमें 57 घटाइएगा ना, तो 5 नवंबर 1929 डेट एकदम एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा ना कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या झारखंड का कोई भी राजपत्र रिलीज होता है ना, उसमें शक संवत लिखा हुआ रहता है। देखिए, हम एक एग्जाम्पल में आपको दिखला देते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये एक एग्जाम्पल है,
ये झारखंड का गजट पत्र है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, श्रावण, ठीक है, 1945 शक संवत, स जो लिखा हुआ है, और अंग्रेजी का डेट है 2 अगस्त 2023। ये झारखंड का गजट, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड अपना गजट या जो अपना जो नोटिफिकेशन जारी करता है ना, तो इस डेट को फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आप लोग को अब ये भी बतला दें, ये कब से लागू हुआ, तो 1957 से शक संवत, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब इसको लागू करना शुरू किया है, 1957 से लागू करना शुरू किया है। ये सब कुछ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की भी बात है, तो चूंकि आप लोग कंपटीशन के लिए आप लोग को हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो हर तरह की चीजों को जानिए। ठीक है, चलिए आगे। इनके पिता का नाम है बालमुकुंद शर्मा, ठीक है, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा के पिता का नाम बालमुकुंद शर्मा है, और माता का नाम मुझे नहीं पता है, तो आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बच्चे जो हैं वो अवनी है, सविता है, विद्या है और निधीश, ये 4 बच्चे हैं। ठीक है, और ये जो अवनी है वो भी इनके जो बच्चे बेटे हैं वो शायद ये हैं, अधिवक्ता हैं। ठीक है, और सविता जो गीत गाई थी उसके बारे में तो हम बता दिए। इनकी धांगरीन का नाम कलावती, ठीक है, तो वो भी गीत गाई है। ठीक है, उसका भी जिक्र है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको देने का उतना ज्यादा अभी जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोग देखते हैं। शिक्षा बीए किए हैं, कहाँ से किए, मतलब कि मैट्रिक उट्रिक कहाँ से हुआ है, गुमले से हुआ है। ठीक है, बीए कहाँ से किए हैं मुझे नहीं आइडिया है, बीएल लेकिन पटना लॉ कॉलेज से ये किए हैं, इसका आइडिया है। पेशा से ये अधिवक्ता हैं और डुमरडी गांव में इनका खेती बाड़ी है। तो ये सब कुछ इसका डिटेल है। सेवाएं में क्या क्या सेवा किए हैं, 2.5 साल सिंदगी दी महिला कॉलेज सिमडेगा में बिना वेतन के नागपुरी भाषा व्याख्याता के रूप में सेवा दी है। भाई आप सोचिए, 1 महीना सैलरी नहीं आता है ना, तो हम लोग आग बका जाते हैं सबको। ठीक है, 2.5 साल तक बिना पैसे के नागपुरी भाषा का जब मतलब कि कॉलेज में लेक्चर दे रहे हैं कोई, तो मतलब समझिए कि नागपुरी के प्रति कितना डेडिकेशन है। अच्छा, सिंदगी दी के बारे में आप लोग जानते हैं, ये भी जान लीजिए, सिंदगी दी के बारे में भी जान लेते हैं। हम आपको पिछला कुछ वीडियो में पूछे थे, एक क्वेश्चन में, शायद लोकगीत का वीडियो में था, कि आदिवासी महिलाओं के माथा में काला टीका रहता है, तो गोदना गोदवैल रहती है, वो क्या होता है, तो वही ये सिंदगी दी की वजह से, सिंदगी दी जो है वो आदिवासी महिला में या नागपुरी समाज में या झारखंड में अगर किसी वीरांगना का नाम होता है ना, तो सबसे पहले सिंदगी दी का नाम आता है। क्यों, इसके बारे में भी बतला देते हैं। सिंदगी दी जो है वही जो होते हैं रोहतासगढ़ जो है ना, रोहतासगढ़, उसका सुरक्षा का जिम्मेवारी मिला था आदिवासी समुदाय को कि इसको आपको सुरक्षित रखना है। तो सरहुल का समय था, उस समय मुगल लोग वहां पे आक्रमण किया था। ठीक है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट, और एक जेएनयू की कोई थी टीचर, उसको तो सुनाना पड़ा हमको अच्छा से, तब से वो अपना ब्लॉग बंद कर दी, वो अपना ब्लॉग शट डाउन कर दी है कि उसको हम कंप्लेन कर दिए थे। वो इधर ही रांची या कहीं की थी, तो वो एक ब्लॉग बनाई थी जिसमें लिखी थी कि कोई पंडित लोग या कोई लोग आदिवासियों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, इसीलिए जनी शिकार मनाया जाता है। तो उसका हम इतना कंप्लेन किए ना कि हमको लगता है उसको शायद जेएनयू से निकाल भी दिया होगा। ठीक है, काहे कि उसका अब ब्लॉग नहीं मिलता है, कोई करकट्टा करके थी। ठीक है, तो आप लोग को हम जो भी चीज है वो बतला रहे हैं, एकदम परफेक्ट चीज बतलाते हैं। तो रोहतासगढ़ में मुगल लोग का आक्रमण हो रहा था, तो सरहुल मना के सब कोई सरहुल मनाइबे करते, जम के नाचा गाया, थका मांदा पिया, सब कोई सूता। तो यही सिंदगी दी और उनका जो टीम था वो मुगलों की सेना को 12 साल तक उन लोग ट्राई करते रहा हमला करने का, और 12 साल तक इन लोग जो है ना, मैंने 3 बार उन लोग किया, 3-3 साल का गैप में, 4-4 साल का गैप में 3 बार उन लोग आक्रमण किया, लेकिन रोहतासगढ़ को नहीं जीत पाया। ठीक है, तो उसी लिए यही सिंदगी दी की वजह से जनी शिकार हर 12 साल में मनाया जाता है। और जितनी भी आदिवासी महिलाएं, स्पेशली जो कुड़ुक महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, उरांव जनजाति से जो बिलोंग करती हैं, उन लोग इन्हीं की याद में, इसी वीरांगना के याद में अपने माथे पे काला बिंदी, काला टिल का गोदना करवा देती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब आते हैं फिर से हम लोग अपने टॉपिक पे, कि 2.5 साल सिंदगी दी महिला कॉलेज सिमडेगा में बिना वेतन के नागपुरी भाषा व्याख्याता के रूप में सेवा दिए थे। ठीक है, अब आगे है 1982 में विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से कवि रत्न की इनको उपाधि मिली है। कवि रत्न एक उपाधि होती है जो मतलब कि
विद्यापीठ ही सबसे मिलता है, जिसे विक्रमशिला विद्यापीठ से कवि रत्न की उपाधि। बहुत अच्छा काम किए हैं कविता के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, तो उनको ये कवि रत्न से सम्मानित किया जाता है। अच्छा, अब इनको और कौन का सम्मान मिला है? झारखंड शाश्वत सम्मान, भाषा एवं साहित्य सम्मान, उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी गुमरा से भी इनको सम्मानित किया गया है, संगीत कला संगम रांची से सम्मान मिला है। अच्छा, अब आगे है कि विप्लवी महान जो एक खंड काव्य है, देखिए दो तरह के काव्य होते हैं, एक महाकाव्य, एक खंड काव्य। तो महाकाव्य में ना किसी भी पुरुष का, ठीक है, जैसे कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसमें कि प्रभु श्री राम के चरित्र का पूरा वर्णन मिलता है, ठीक है, जन्म से लेके डेट उट सब कुछ है उसमें मेंशन, ठीक है। तो खंड काव्य में क्या है कि विप्लवी महान जो है ना वो ठाकुर विश्वनाथ शाही का जब 1857 के समय जो रौद्र रूप उधारण किए थे, जिस तरह से आजादी का बिगुल बजाए थे ना, तो उसी को इन्होंने गीत के माध्यम से विप्लवी महान में संकलित किया है, रचना की है। तो उसी को कहते हैं खंड काव्य। मतलब कि किसी भी महापुरुष का कोई एक समय का जो चीज को लिखा जाता है ना, तो उसी को खंड काव्य कहते हैं। और अगर पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा लिखा हुआ है तो उसको महाकाव्य कहते हैं, ठीक है। तो विप्लवी महान जो ठाकुर विश्वनाथ शाही के नेतृत्व में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके गीत हैं, ठीक है। अच्छा, अब मॉरिशस में हिंदी दर्पण, देखिए मॉरिशस में ना आपको पता होना चाहिए कि मॉरिशस जो एक देश है उसकी जो भाषा है ज्यादातर हिंदी बोलते हैं लोग, नागपुरी और भोजपुरी बोलते हैं वहां पर मॉरिशस में, ठीक है। उसके जो मतलब कि जो प्रधानमंत्री भी हैं वो अभी भी भारतीय मूल के ही हैं, ठीक है। तो वो उसमें जो हिंदी दर्पण आता है उन लोगों का जो पत्रिका, तो उसमें भी इनकी कविता जो है वो प्रकाशित हुई है मॉरिशस के अथी में, ठीक है। अब आगे है प्रकाशित रचनाएं इनकी जो प्रकाशित हुई वो विप्लवी महान है, गीत आइज के, कुचकाइल के, मेघ गीत में शायद 54 गीत का संग्रह है, ठीक है, 54 गीत का संग्रह है मेघ गीत में, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। सीठा कुछ मीठा, पतई एक कोयनार के, भगवान एक पूरब के, तो ये सारी इनके प्रकाशित रचनाएं हैं। अप्रकाशित जो है वो बिंजिया, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी के सिलेबस में हम लोग बिंजिया जो पढ़ रहे हैं ना वो अप्रकाशित है। बिंजिया हम लोग सिर्फ कहानी का पाठ पढ़ रहे हैं, बिंजिया में गीत संग्रह भी है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अच्छा, कुछ रचनाएं जो पाठ्य पुस्तक में हम लोगों को पढ़नी है, जैसे कि बनकेवरा भाग 2 में जोगिया पढ़ना है, ठीक है, फिर कुराम्बेगढ़ पढ़ना है, ये भी बनकेवरा भाग 2 में, फिर चांद कहीं ढरकी ना जाए, ये भी बनकेवरा भाग 2 में पढ़ना है। बिहान जो है वो 10th में जो भी नागपुरी अवेल किए हैं, जो नागपुरी भाषा लिए हैं 10th में, तो मंजर भाग 2 बुक पढ़ना रहता है, या जो भी एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बिहान पढ़ना है, जो कि शारदा प्रसाद शर्मा की रचना है। सांझ भी पढ़ना है जो कि एक कहानी है, ठीक है, जो कि मंजर भाग 2 में संकलित हुई है। तो ये सारा कुछ डिटेल्स है। अब कुछ रचनाएं हैं उसका अंश आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि जीना कहाँ जो है ना वो झुमटा राग में लिखा हुआ है। राग झुमटा के बारे में हम लोकगीत में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं कि इसको थपड़ी राग भी कहते हैं। जब आदमी थक जाता है झूमर उमर खेल के, तब थपड़ी राग से गाना गाना शुरू करता है, तो उसी को कहा जाता है झुमटा, ठीक है। तो कविता चाहिए, अच्छा सॉरी यहाँ पर ये कविता है, इसमें पॉइंट आ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो इसमें देखिए माने जीना कहाँ जो कविता है उसका एक मैं अंश आपके सामने रख दे रहा हूं। कविता चाही जीना यह बीच यही कोई कोना भाई, केहू सपना मांझे उदासी केहू के रीज, कविता चाही जहां स्वर बजी रहे बीणा भाई। मतलब इसमें यही कहा जा रहा है कि जीना जो है, जिंदगी जो है बस यही है, ठीक है, कहीं उदासी है कहीं रीझ है, ठीक है। तो जहां जिस तरह का स्वर बजता है वहीं पर बीणा बजाइए, खुश रहिए, ठीक है, प्रभु का गुणगान रहिए, आपस में मिल्लत से रहिए, यही शिक्षा देती है इनकी कविता, अगर पूरे कविता हम लोग पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो ये राग झुमटा में है, क्वेश्चन आ सकता है जीना कहाँ कौन से राग में लिखा गया। चलिए आगे फिर से बढ़ते हैं। अगली रचना है भेंट संगी से बुढ़ारी में। वाह ये बहुत अच्छा चीज है। ये एक्चुअली क्या है ना, भेंट संगी से बुढ़ारी में ये जो इनका गीत है वो भी झुमटा राग में है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है ना कि उम्र गुजर गया, किसी का कुंवारा है, किसी के इंतजार में उम्र गुजर गया, ठीक है, चाहे वो प्रभु का इंतजार हो, चाहे किसी और चीज का इंतजार हो, या फिर कुछ भी हो, अपना साथी संगी किसी का भी इंतजार हो, उसमें अगर आप बुढ़ारे वृद्धावस्था में चले गए तो उस समय जो ये गीत लिखा गया है उसी को बोला गया है भेंट संगी से बुढ़ारी में।
संगी जो होता है वो बुढ़ारी में मिला, तो उसके बारे में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर ये जो थोड़ा सा ये आ गया है, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए इसमें क्या है, आली काहे सांझ घड़ी जिनगिया बेर ढरी ढरी भाई, आली काहे सांझ घड़ी जिनगिया बेर ढरी ढरी भाई, मिली होती दोपहरी सेंक लेती तन भरी। वाह क्या बात है, आली देख होती ताइप के लहरी भाई। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि तुम इस सांझ में क्या आए, माने कि जीवन को एक दिन से अगर कंपेयर किया जाए तो दिन में भिनसरिया होता है, प्रभात होता है, ठीक है, सुबह का समय होता है, ठीक है, दोपहर होता है, अडबेरिया होता है, तुम शाम को मिले हो, ठीक है, जीवन का जो वृद्धावस्था है उसमें मिले हो, तुम जवानी में मिले होते तब हम तुमको बताते कि कितना हम में ताप है, कितना हम में क्षमता है, कितना प्यार करते तुमको, है ना। तो अभी तुम जो आए हो तो तुम उस समय देखते जब तुम दोपहरिया में मिलते, मतलब कि मेरे जीवन के बीच में, बीच पड़ाव में जब मिलते, जब मैं जवान था तब मिलते, तब हम बतलाते कि हाँ कितनी क्षमता है, ठीक है। उसी बात को यहाँ पर बतलाया गया है कि शाम को जब मिला, वृद्धावस्था में किसी से मिले हैं तो उसको बतला रहे हैं कि जब हम लोग नवयुवक थे, नौजवान थे, उस समय मिलते तो उसकी बात ही कुछ अलग होती। तो ये है भेंट संगी से बुढ़ारी में, जो कि झुमटा राग में है। और कुछ है यहाँ पे, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि यहाँ पर आपको बतलाया गया कि भेंट संगी से बुढ़ारी में ये जो गीत है वो आपको झुमटा राग में है। चलिए अब आगे एक और बढ़ते हैं। हम कहाँ चैल आली, ये भी एक गीत है कि साँझ पूछे किरण हम कहाँ चैल आली, भोर पातर गली दूरे दूरे छोड़ आली, दोपहरी ताप पथ में हेराली गो, सांझ पूछे किरण से हम कहाँ चैल आली। इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। देखिए छोटी छोटी बातों को ना दिमाग में रखिए और कुछ नहीं, ठीक है। इसका हम ट्रिक बना के दिए हैं भाई, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। निझल दिया है फिर से कि नींद टूट, निझल का मतलब क्या होता है, बुझा हुआ, जो बुझ गया है ना उसी को हम लोग कहते हैं निझल, ठीक है। जैसे कि ढिबरी के निझाए दे, दिया के निझाए दे, लालटेन के निझाए दे, निझाए जो मतलब कि बुझा दो, और वही बाइर दे बोलते हैं, बाइर दे, बाइर दे मतलब कि जला दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नींद टूट गेल बीचा बीचे मोर सपना महल मैट गेल, वाह, निझल दिया जैसन कर्म विधि देल, ठीक है। तो ये निझल दिया है। आगे बढ़ेंगे। अब देशभक्ति संबंधित जो कविता है वो एक कविता है कि हेकी आगे भारतीयता तले और कोई जतिया, भारत महापड़ कुमारी अंतरीप जड़, झबरल डलिया पाती पाती हमनी बसिया, हेके आगे भारतीयता, ठीक है। तो ये आपका देशभक्ति का मतलब ये कुछ कुछ गीत हैं जिसको मैंने दो दो लाइन, तीन तीन लाइन, चार चार लाइन करके आपके सामने रख दिया है, दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू भी बना के दिया गया है, भी देखते हैं ना। आगे फिर एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या है कि शारदा प्रसाद शर्मा का जो गीताख्यान है, जिसका नाम है कि भारत भगवान एक पूरब के, ठीक है, बिरसा मुंडा से संबंधित है, का विमोचन 11 मई 1980 को गौसनर कॉलेज में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह थे। मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह थे। दिमाग में रखना है आप लोग को भी, जो जो बताया जा रहा है ये थे। और ये छोटा नागपुर जो प्रमंडल था ना उस समय, उसमें तो सब मतलब कि छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, इस तरह से बटा हुआ था ना। तो छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त थे और कुछ समय के लिए रांची विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कौन? डॉक्टर कुमार सुरेश। तो शारदा प्रसाद शर्मा का जो भगवान एक पूरब की जो मतलब की जो रचना है ना, वो इन्हीं का शोध पत्र था बिरसा मुंडा के नाम पे। तो वो अंग्रेजी में है, वो मैं पढ़ा हूं। ये जो है ना, इस शोध पत्र को डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह जो है ना, इनका शोध पत्र हम पढ़े। क्या नाम है? भगवान एक पूरब के गीताख्यान डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह के शोध प्रबंधन द डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट पर आधारित है। इसको एकदम दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इस तरह का हम इसीलिए आपके सामने डाल दे रहे हैं ना कि कल जाके आप लोग ऑफिसर बनिएगा ना, तो इस तरह के नॉवेल को पढ़िए। अभी मैं आर कार्टियस का एक नॉवेल है जो कि आपको किससे रिलेटेड है, मतलब कि झारखंड मुंडारी लैंड, मतलब कि मुंडाओं का प्रवेश कैसे हुआ ना, उसके बारे में बताया गया, उसको हम पढ़ रहे हैं। वो भी आपका बंगाल के जो क्या कहते हैं उसको, आयुक्त हैं कहीं, समझ कलेक्टर थे उस समय के, बहुत पुराना है वो 1800
के आसपास का है। तो वो आर कार्टियस करके एक थे डिप्टी कलेक्टर, तो उसका बुक अभी हम पढ़ रहे हैं, उसका नॉवल पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि द डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट, ये बुक को पढ़ने के बाद उनको भावना जगा कि भाई अंग्रेजी में है, चलिए उसको हम नागपुरी में गीत के माध्यम से रखते हैं। तो इसीलिए गीताख्यान बोला गया है, और उस गीताख्यान का नाम ही क्या रखें कि भगवान एक पूरब के। भगवान किसको बोलते हैं हम लोग? बिरसा मुंडा को हम लोग भगवान मानते हैं, ठीक है, बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। अच्छा एक चीज और भी यार, आप लोग सब कोई स्टूडेंट हो, ठीक है, आप लोगों का एक ही काम है पढ़ाई करना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये सोच को खत्म करो कि हम हिंदू हैं, कि हम मुस्लिम हैं, कि हम क्रिश्चियन हैं, कि क्या हैं। आपको जानकारी लेनी होगी आपकी सभ्यता और संस्कृति की ना। तो बिरसा मुंडा का जो मूवमेंट के बारे में जैसे हम बतलाए हैं, मिशनरियों के बारे में हम बतलाएं, तो हम नहीं बतलाएं भाई, जो लिखा हुआ है, जो डॉक्यूमेंटेड है, आपको जो पढ़ना है उसी चीज को आपके सामने रखते हैं। तो आप लोग प्लीज दिल पे ये मत लेना यार कि सर मिशनरी के अगेंस्ट बोलते हैं, ऐसा प्लीज मत सोचो। हम तो खुद इंजीनियर हैं यार, हम तो खुद नास्तिक आदमी हैं, ठीक है। हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं रहता है, हमको बस कॉन्सेप्ट से मतलब है, और हमको बस इस चीज से मतलब है कि भाई हमारे झारखंड का विकास क्यों नहीं हो पाता है। जब कोई चेन्नई वाला और कर्नाटका वाला, स्वीडन वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला ये बोलता है, खुद उन लोग बोलता है, ठीक है, कि झारखंड का जो एनर्जी है उसी से पूरा इंडिया रन कर रहा है, देन वाई झारखंड इज अ पुअर कंट्री। इवन अश्विनी कुमार लाइक अ गुड कन्वेयर, मतलब कि मेरे बारे में बोलता है लोग कि तुम बहुत अच्छे कन्वे करते हो बातों को। जैसे अभी भी टीम में अभी एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में मुझे बुलाया जा रहा है, बैंगलोर बुलाया जा रहा है। उस कह रहा है कि क्लाइंट का कहना है कि वेयर इज अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार इज हैविंग अ गुड कैपेबिलिटी ऑफ कन्वेइंग द थिंग्स प्रॉपर्ली। मतलब उसका ये कहना, मतलब कि मैं बहुत अच्छे से बातों को रख सकता हूं। तो फिर झारखंड जैसा जगह जो है वो इतना पुअर क्यों है? उसका रीजन बस यही है भाई कि बटू मत, जाति पाति में इस तरह से बटिए मत। जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको पकड़ के रखिए ना। हम लोग काफी स्ट्रांग लोग हैं, हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हम लोग आदिवासी लोग हैं। आदिवासी का मतलब ही होता है जो आदिकाल से रह रहा है, ठीक है। जैसे कि कॉलेज में हमको भी बोलता था लोग गंवार है, तो हम बोलते थे कि हाँ गंवार है। क्यों गंवार है? इसीलिए कि घना जंगल जिसमें लोग पैर रखने से डरता था, ठीक है, वैसे वैसे जंगलों को काट के हम लोग गांव बसाए, इसीलिए हम गंवार हैं, ठीक है। उसको रहने लायक बनाए, पहाड़ से जो झरना पझरा जो पझरा है उसका पानी पिए, हम गंवार हैं, एंड आई एम प्राउड टू बी ए गंवार। तो आप लोग भी समझिए इस बात को। लेकिन अभी का जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, अभी जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उससे अपने आप को कनेक्ट कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। ये मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भगवान एक पूरब के जो है ना, वो डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह जो है, इनका शोध प्रबंध था द डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट। मिस्ट का मतलब समझते हैं आप लोग? जो क्या कहते हैं उसको यार, मिस्ट कैसे बताएं यार, पाला गिरता है ना, तो घास में पाला पड़ता है ना, तो उसी को मिस्ट कहते हैं। और डस्ट स्टॉर्म का मतलब तो आंधी, आंधी जो होता है ना, उसी को डस्ट स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये बताए हैं एक मूवमेंट के बारे में। कौन सा मूवमेंट? तो बिरसा मुंडा और उसके जो मूवमेंट है भगवान बिरसा का, उसी के बारे में डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह एक शोध पत्र जमा किए थे। अच्छा, उसी शोध पत्र को पढ़ के भगवान एक पूरब के नाम का गीताख्यान आपके डॉक्टर कविरत्न जो है शारदा प्रसाद शर्मा, वो गीताख्यान लिखे, गीत बनाए हैं उसको। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इनका जितना भी गीत उत है और कुछ रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट जो है, उसको हम याद करने का ट्रिक आपके सामने रख दे रहे हैं कि कैसे याद कीजिएगा। ये एक थोड़ा सा एडिशनल मटेरियल है। जैसे कि बिंजिया, मेघ गीत, हम कहा चैल आली, निझल दिया, सीटा कुछ मीठा, गीत कुछ आइज के कुछ कैल के, ठीक है, इतना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है ना। और भी जो है उसको आप लोग रख लीजिएगा, लेकिन इसका मैं एक ट्रिक बना दिया हूं, उसको कुछ इस तरह से देखिए, ठीक है, कि शारदा मायकर सीठा कुछ मीठा प्रसादी खावे खातिर बिंझिया नाम की जो लड़की है, वो नीझल दिया को बाहर के, नीझल दिया जो था बुझा हुआ दिया था, उसको जला के कुछ आइज के कुछ कैल के मेघ गीत के गाते गाते कहां चैल गेलक, ठीक है। इसको हिंदी में एक बार समझाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। शारदा माय, शारदा माय का मतलब होता है देवी मां सरस्वती को शारदा कहते हैं। तो हम लोग के जो कवि रत्न शारदा प्रसाद है, उनका नाम शारदा है।
तो शारदा माँ का पूजा किया, कौन किसने किया, तो बिंझिया ने किया। बिंझिया शारदा माँ की पूजा की। पूजा करने के बाद उनका जो भी प्रसादी था, चाहे वो सिट्ठा था चाहे वो मीठा था, प्रसादी प्रसादी होता है, तो उसको खाने के लिए निझल दिया को बारी, जो बुझा हुआ दिया था ना, उसको पहले जलाई, ठीक है, और आज का कुछ कल का गीत गाते गाते, मेघ गीत गाते गाते, ठीक है, कहाँ चल गया। ठीक है, तो ये एक है, फिर से इसको एक बार रटिए कि शारदा मायकर सिठा कुछ मीठा प्रसादी खावे खातिर बिंझिया निझल दिया बैर के, कुछ आइज के कुछ कैल के, मेघ गीत गाते गाते कहाँ चल गया। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं इसको, एक ट्रिक है ना, एक निमोनिक्स है, ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वे में हो सके। तो दोस्तों ये सारा डिटेल्स है। अब आइए इससे संबंधित जितने एमसीक्यूज होते हैं उसको हम लोग कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, रश्मि उपनाम से जानल जावेला, किसको जाना जाता है, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शारदा प्रसाद शर्मा को। आगे बढ़ेंगे, सांझ शारदा प्रसाद शर्मा का रचना है के जे कौन किताब में संकलित हुए है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए अगर कॉमा देख के अगर जे भी हटा देते हैं ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो मतलब कि सांझ नाम का जो है वो कौन से किताब में संकलित हुआ है जिसको पढ़ना है, मंजर भाग 2, बनकेवरा भाग 2, बनकेवरा भाग 1 या फिर बनफूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंजर भाग 2। मंजर भाग 2 जो एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको मंजर किताब पढ़ना है। क्लास 10 में जो भी नागपुरी लिए हैं ना, उसको नागपुरी का मंजर भाग 2 नाम से किताब पढ़ना है। जैसे पिछला सिलेबस में आप लोग कैसे बनकेवरा भाग 1 पढ़े थे, जेपीएससी के लिए आपको बनकेवरा भाग 2 बुक पढ़ना है, एक्साइज कांस्टेबल के लिए मंजर भाग 2 पढ़ना है, और वही जो पंचायत सचिव सब का तैयारी कर रहे हैं उनको बनफूल पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब किताब का नाम है। ठीक है, इसी में मंजर भाग 2 में सांझ नाम का जो रचना है, शारदा प्रसाद शर्मा की रचना है, उसको संकलित किया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलावती के रहे, ठीक है, आपको बतलाए हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो कौन थे, ऑप्शन नंबर बी, रश्मिकर धांगरिन। तो रश्मि की जगह पे वहां पर लिखा हुआ रहेगा शारदा प्रसाद शर्मा की धांगरिन, या क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि शारदा प्रसाद शर्मा कर धांगरिन कर नाम का रहे, तो कलावती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेघ गीत का रचनाकार है कौन है, शारदा प्रसाद शर्मा है। ठीक है, ये सब तो देखिए अभी इजी लग रहा है, लेकिन जब ये मिक्सअप करके बनेगा क्वेश्चन तो टफ हो जाता है। आगे बढ़े, भगवान एक पूरब के केकर शोध पत्र पर आधारित रचना है के, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमार सुरेश सिंह। अच्छा, एक चीज और मिस हो गया है, कुमार सुरेश सिंह ही जो थे ना, कुमार सुरेश सिंह ही जो थे वो सबसे पहले रांची विश्वविद्यालय में झारखंड की भाषाओं में पढ़ाई होनी चाहिए उसको पारित किए थे। दोपहर को पारित हुए थे, शाम तक ये इंप्लीमेंट भी कर दिए थे कि हाँ भाई होना ही चाहिए। ठीक है, इनसे पहले भी एक थे, उनका क्या फादर कुछ नाम था, वो बात तो बनाए लेकिन किए नहीं थे वो। ठीक है, ऐसा है, बिरसा मुंडा का मूवमेंट नहीं चला था भाई, मिशनरी आके काहे हम लोग को लूट रहा है, वो क्यों बोले थे, उसका रीजन आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, बालमुकुंद शर्मा केकर पिताजी है कहें, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा प्रसाद शर्मा। रश्मिकर जन्म हो रहे कब हुआ था, देखिए बहुत अच्छा किस्म से इसको सेट किया गया है, संवत 1984 या फिर सन 1984, संवत 1927 या फिर सन 1985 ईस्वी। इसके बारे में आपको हम समझाए हैं, हिंदी कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर का अंतर भी बताए हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संवत 1984 ईस्वी में हुआ था, और अगर ईस्वी की बात करेंगे तो 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कुछ सिट्ठा कुछ मीठा कर रचनाकार है क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा प्रसाद शर्मा। आगे है कि आगे भारतीय तले और कोई जतिया कर रचनाकार है क्या, मतलब ये गीत का लाइन पंक्ति उठा के दे दिया गया है, तो बोल दिया जाए कि ऊपर देवल पंक्ति कर रचनाकार है क्या, तो बस उतना नहीं लिख के हम डायरेक्ट लिख दिए हैं कर रचनाकार है क्या, तो कौन है, ऑप्शन नंबर डी, शारदा प्रसाद शर्मा। आगे बढ़े, शारदा प्रसाद शर्मा कर जन्म हुए रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, संवत इतना या तो फिर ईस्वी का बात किया जाए तो इतना। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़े,
शारदा प्रसाद शर्मा के कवि रत्नकर उपाधि कखन मिलक? तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1982 ईस्वी, ये ईस्वी है, ठीक है, सन 90 अंग्रेजी कैलेंडर, ठीक है, में मिला। आगे बढ़े, शारदा प्रसाद शर्मा के कवि रत्नकर उपाधि कहां से मिलक? तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर। आगे बढ़े, शारदा प्रसाद शर्मा का रचना जे बनकेवरा भाग 2 में संकलित हुई है। तो ये आपके ऑप्शन है, कौन कौन सा है? जोगिया, कोराम्बेगढ़, चांद कहीं ढरकी ना जाए, या फिर ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवल शोभे। जो भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आपको लगता है कि आगे चल के जेपीएससी की तैयारी करना है, और जरूर करो यार, क्यों नहीं करोगे, ठीक है, तो नागपुरी अगर आप लोग अवेल कीजिएगा तो ये सब पढ़ना होगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, शारदा प्रसाद शर्मा कौन कॉलेज में बिना वेतन के पढ़ाए रहे? ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिनगी दी कॉलेज में पढ़ाए थे। ये कहां है? तो सिमडेगा में है। चलिए आगे बढ़े, भगवान एक पूरब के केकर रचना है, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शारदा प्रसाद शर्मा। आगे है, भगवान एक पूरब के केकर रचना है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर शारदा प्रसाद शर्मा। आगे बढ़े, भेंट संगी से बुढ़ारी में कर रचनाकार है क्या? कौन है? शारदा प्रसाद शर्मा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको आएगा टेस्ट सीरीज में, सब जब डलाएगा ना तो उस समय आप लोग का हालत खराब होगा। चलिए आगे बढ़े, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1984 कर जन्म हुए रहे, किसका हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रश्मि और शारदा प्रसाद शर्मा, कहे कि दोनों एक ही आदमी है। कंचन किसको कहते हैं? तो चुन्नी राम दुबे को कहते हैं। चलिए आगे बढ़े, विप्लवी महान केकर बारे में है के? रश्मि के बारे में, शारदा प्रसाद शर्मा के बारे में, ठाकुर विश्वनाथ शाही के बारे में, या फिर ए और बी दुयो? क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठाकुर विश्वनाथ शाही के बारे में। उनका ये खंड काव्य है। विप्लवी महान क्या है? एक तरह का खंड काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य के बारे में अभी हम बताए हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, शारदा प्रसाद शर्मा का खंड काव्य है के कौन सा है? ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, शारदा प्रसाद शर्मा कर विप्लवी महान का है के कहानी है, नाटक है, आत्मकथा है, खंड काव्य है? देखिए, है तो एक तरह से गीत, तो यहाँ पर इसीलिए हम गीत का ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है, तो आप खंड काव्य में ही जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे, हाँ आगे बढ़ते हैं, शारदा प्रसाद शर्मा का रचना कौन देश में छपल रहे? इनकी एक रचना है जिसको एक देश में छपा, तो कौन सा देश था? मालदीव था, मॉरिशस था, मोजाम्बिक था, या फिर पेरू था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस था। आगे बढ़े, मेघगीत का रचनाकार है क्या? कौन है? तो शारदा प्रसाद शर्मा है। मेघगीत में टोटल कितना गीत है? तो कितना है यार, 57 गीत है शायद, हम लेकिन कंफ्यूज हैं, हम आपको बताएंगे, घबराइए मत। चलिए आगे बढ़ते हैं, शारदा प्रसाद शर्मा के हेठे देवल में से कहां से सम्मानित नी करल जाए है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस हिंदी सम्मान इनको नहीं मिला है। आगे बढ़े, शारदा प्रसाद शर्मा का रचना जे मंजर भाग 2 में संकलित हुए है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी होगा, बिहान जो है वो मंजर भाग 2 में संकलित हुआ है, यानी कि बिहान और सांझ जो है वो मंजर भाग 2 में है। याद करने का तरीका, सांझ और बिहान कहाँ हुआ है? मंजर भाग 2 में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, जीना कहाँ का रचनाकार है क्या? ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी शारदा प्रसाद शर्मा। आगे बढ़े, आली कहे सांझ घरी जिंदगिया बेर ढरी ढरी भाई कर रचनाकार है क्या? कौन है? ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शारदा प्रसाद शर्मा। आगे बढ़े, कविता चाही जीना एहे बीज एहे कोई कोना भाई कर रचनाकार हैं। हमको लगता है ना यहाँ कविता नहीं होना चाहिए, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू होना चाहिए, ठीक है। चाही, अच्छा, चाही जीना एहे बीज एहे कोई कोना कर रचनाकार हैं, तो कौन है? ये है आपके ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शारदा प्रसाद शर्मा। आगे बढ़ते हैं, मतलब ये जो है ना वो जीना कहाँ से लिया गया है, ठीक है, उसी का एक पंक्ति दिया हुआ है, माने हेडलाइन ही देगा आप लोग को, ऐसा नहीं कि बीच से उठा के देगा, उसको पढ़ना तो है नहीं, तो हेडलाइन देना, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी तैयारी के लिए आप लोग दिमाग में रखिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जीना कहाँ जो है ना वो कौन राग कर गीत है, या फिर एक रचनाकार कौन है,
तो इसके रचनाकार तो आपको शारदा प्रसाद शर्मा या फिर रश्मि कहेंगे। और कौन राग का है? लुजरी, डमकज, अग्नई, झुमटा, तो ये झुमटा का है। ठीक है, झुमटा जो होता है ना उसी को थपड़ी राग भी कहते हैं। आगे बढ़े, हेठे में झुमटा राग का गीत है के, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, यानी कि जीना कहाँ और भेंट संगी से बुढ़ारी में, ये झुमटा राग में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इतना ही क्वेश्चन बना है, तो जितना भी क्वेश्चन बना है उसका आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, और जो भी लोग आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं वीडियो के माध्यम से जो टेस्ट देता हूं आप लोगों को, वो आप लोगों के लिए ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला होता है। दूसरी बात, पेन और पेपर का यूज करके हमेशा से टेस्ट दीजिए। आप लोग को सीबीटी मोड पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होने वाला है। आप लोगों को क्या कहते हैं यार उसको, OMR सीट में एग्जाम होगा, तो इसीलिए पेन और पेपर में लिख के प्रैक्टिस करने की आदत अभी से डालिए। ठीक है, चलिए तो ये है, देखिए वीडियो का अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, जोर शोर से तैयारी कीजिए। जय हिंद।